नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में जन सुनवाई कर प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का प्राथमिकता से समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और हर नागरिक को त्वरित व प्रभावी समाधान देना सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून के सिलाकोई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सनातन संस्कृति और उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल शुरू हुआ है और राम मंदिर से लेकर केदारनाथ पुनर्निर्माण तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ने से असर साफ दिखाई दे रहे हैं। होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस महंगी होने के कारण खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे पर्यटकों और आम लोगों को आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। साथ ही गैस आपूर्ति में दिक्कतों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बहुत बड़ा वो दिया है 261 रुपया। वो छोटे गट्टू सिलेंडर पर बढ़ा दिया है। कॉमर्शियल सिलेंडर तो अब लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। इससे सारा एमएसएमई सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ रखी है पहले, और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। ये दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूँ हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के शासनकाल में 400 का सिलेंडर था, आज इतना ज्यादा 1200 से अधिक का सिलेंडर हो गया और इस समय तो 2000 से ऊपर कम मिल रहा है। मंगलौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खाटू श्याम यात्रा के लिए 20 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भट्ट ने इस पहल को जनसेवा का उदाहरण बताया। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी सोच महिलाओं के प्रति नकारात्मक रही है। ये धार्मिक आयोजन बहुत मायनों में बहुत लाभकारी है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ धार्मिक यात्रा का एक केंद्र है। लेकिन यहाँ के लोग भी जो खाटू श्याम जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, यहाँ के अनेकों लोग वहाँ जाना चाहते थे और सरदार जी भड़ाना जी ने उन सबकी मनोकामना को पूर्ण किया है। मैं अपने उनको बधाई देता हूँ। आज 30 बसें यहाँ से गई हैं, पहले भी उनके द्वारा बसें भेजी गई है और भविष्य में भी वो इस काम को लगातार गति देंगे। जिस तरह से सरकार जी भड़ाना पार्टी बोर्ड तय करता है, उसकी प्रक्रिया लंबी है, समय आने को बताया। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी प्रदेश प्रभारी राज्य में पार्टी की स्थिति देखने आ रही है, वहीं कांग्रेस की हालत खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम बार बार तय होकर रद्द हो रहे हैं। वहीं इस बयान पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी खुद उत्तराखंड में आने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने भाजपा के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो इलेक्शन से पहले उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस की
प्रदेश प्रभारी अब उत्तराखंड दौरे पर आने वाली हैं। इसको लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है कांग्रेस के राज्य में, इसीलिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं उन्होंने ये बात कही है कि इस बार 2027 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी। तो लगातार जीत का दावा कांग्रेस करती आ रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या वाकई में कांग्रेस वापसी कर पाती है, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनाए हुए है और जो प्रदेश की जनता है वो बीजेपी के पक्ष में हमेशा से रही है। ये देखने वाली बात होगी क्या जनता बीजेपी के कामों को पसंद करती है या नहीं। हालांकि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो राज्य में बरकरार है। नेता एक दूसरे के ऊपर बोलते नजर आ रहे हैं, एक दूसरी पार्टी के ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हर चुनाव में सहयोग के रूप में खड़े रहते हैं। कांग्रेस के प्रभारी आ रहे तो कोई नया चमत्कार करने तो आ नहीं रही है। कांग्रेस की जो स्थिति है उसको सुधार ले, वही बहुत बड़ी बात है। और अभी तो देखते हैं, कई बार उनके कार्यक्रम बन रहे हैं, कई बार कैंसिल हो रहे हैं प्रभारी जी के। हम भी स्वागत कर रहे हैं, आए हो क्षेत्र में घूमें, देखें कांग्रेस स्थिति क्या है, उनको सब पता लग जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनके प्रभारी तो कहीं घूम ही नहीं सकते हैं। प्रभारी को घुमा के ले जाए अपने साथ। हमारे प्रभारी आ रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं, नारायण की भूमि तक लेके जा रहे। मैं भाजपा के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूँ, अपने प्रभारी के दर्शन बद्री केदार में करवा के दिखा दी। आप मीडिया के माध्यम से कह दीजिए और कहें कि जो प्रभारी यहाँ आपने बनाया है उनके दर्शन तो करवाए बद्रीनाथ केदारनाथ के। वो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आप उनकी स्थितियां परिस्थितियां जानते हैं, जो उत्तराखंड के साथ हुआ, जो मेरी मातृशक्ति के साथ हुआ है, मैं तो ताजुब में हूँ कि एक पार्टी जो स्वच्छता की बात कहती है, जो नारे स्तर की बातें कहती है, वो अपनी प्रभारी को, ये पूरे प्रदेश मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने अनोखा अभियान चलाया है। प्रदेश भर से 1 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे गए हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाओं ने 33% आरक्षण को साल 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार केवल घोषणा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इस अभियान से महिलाओं ने अपनी मांग को मजबूती से सामने रखा है। तो उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 33% महिला आरक्षण लागू होना चाहिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। केंद्र की जो सरकार है उन्होंने विशेष सत्र इस पे बुलाया। देखिए 2023 में महिला आरक्षण लागू हुआ और अभी केंद्र की जो सरकार है उन्होंने विशेष सत्र इस पे बुलाया, लेकिन जो 2023 में जो महिला आरक्षण लागू हुआ उसको लागू नहीं किया गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो महिला आरक्षण बिल पास हो रखा है उसको तुरंत जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है विधानसभा में और 2029 की लोकसभा के जो चुनाव है उसमें जितनी सीटें 543 सीट लोकसभा में और जो विधानसभा की सीटें उनमें इसको लागू किया जाए, जो कि जिसके लिए हम लोग पूरे देश में 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम पे भेज रहे हैं ताकि ये प्रक्रिया शुरू करी जा सके। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर्यटन नगरी लैंसडाउन के विकास को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि लैंसडाउन की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है और इसके संरक्षण व विकास के लिए तत्काल धनराशि जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में पिछड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है लैंसडाउन के लिए एक अलग से बजट पेश किया जाए। पर्यटन सुविधाओं की कमी यहां पर उन्होंने जताई है
और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए। विकास के लिए 100 करोड़ की मांग यहां पर की गई है। लैंसडाउन पर्यटन नगरी जहां पर देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और हर साल यहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लगता है और इसी को लेकर इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके पुनर्निर्माण के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार से 100 करोड़ की मांग की है ताकि इसकी स्थिति को ठीक किया जाए। सालों से इसकी स्थिति जर्जर बनती जा रही है और इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए अब कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है अच्छे बजट के लिए ताकि इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सके और जो इसकी पहचान है उसको बरकरार रखा जा सके। एक तरह से उजड़ता हुआ लैंसडाउन है तो उसको बचाने के लिए इसका नाम लैंसडाउन रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी इसके प्रति एक आकर्षण बना हुआ है। और मेरी सरकार से भी मांग है, मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी हमने समय लिया हुआ है, लैंसडाउन का एक डेलीगेशन मिलने वाला है। हम उनसे भी कहने वाले हैं कि यहाँ के लोगों की जो आर्थिकी बिगड़ रही है और जो यहाँ पे रहने वाले लोगों के मकान खाली कराए जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और कम से कम एक 100 करोड़ का पैकेज लैंसडाउन के विकास के लिए केंद्र सरकार को देना चाहिए। देहरादून में केदारनाथ धाम के वीआईपी दर्शन को लेकर उठा विवाद अब शांत होता दिख रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि धाम में कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि उद्योगपति गौतम अडानी ने सामान्य श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन किए। निकासी द्वार से कुछ लोगों के प्रवेश के प्रयास से हल्का विवाद हुआ, जिसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद एक विवाद खड़ा हुआ था वीआईपी को लेकर। कहा जा रहा था कि वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है। हालांकि अब जो वहां पर देखरेख करते हैं और बीकेटीसी की तरफ से ये कहा गया है कि वहां पर कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दी जा रही है। खुद गौतम अडानी वहां पर नॉर्मल जिस तरीके से आम जनता वहां पर दर्शन करने पहुंचती है उसी तरीके से यहां पर पहुंच रही है। ये कौन बोल रहा है खुल के? कल भी जो थोड़ा सा विवाद हुआ था वो पुलिस कर्मी द्वारा जो निकासी द्वार है, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। अडानी जी ने सिर्फ 5 मिनट में दर्शन किए और सामान्य तरह से दर्शन करके, क्योंकि इस बार हमने जो गर्भगृह में सामान्य पूजा रखी हुई है, दोपहर में वहां पर कोई भी अभिषेक, कोई पूजा नहीं होती, किसी ने भी पूजा नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले दिन वहां पर दर्शन के लिए आए थे बाबा केदार के यहाँ, तो उन्होंने भी 5 मिनट में सिर्फ सामान्य दर्शन हमने किया है कि स्पर्श करके, और सारे तीर्थयात्री वहां पर बाहर निकले, क्योंकि व्यवस्था को लेकर वहां पर और कोई हमारे पास ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है और गर्भगृह की संख्या, स्थान जो है वो सीमित है। खटीमा में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के क्षेत्र में प्रगति हुई है। मदरसों के आधुनिकीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों को भी उन्होंने सराहा। यूसीसी को प्रगतिशील कदम बताते हुए समानता और पारदर्शिता बढ़ाने वाला बताया। तो आज अपने बहुत अजीज दोस्त हमारे भाई श्री लक्ष्मण सिंह छतरी जी के बेटे के शुभम के विवाह में आया था, जो हमारा पारिवारिक उनसे बड़ा रिलेशन है। वो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी, उनका कार्य क्षेत्र भी यही है और उनकी कर्मस्थली भी यही है। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं आज उनके क्षेत्र में आकर के मैं यहाँ के सम्मानित अपने पत्रकारों से वार्ता कर रहा हूँ।
तो मेरी इस वार्ता का जो उद्देश्य है, पहला तो ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने समान एजुकेशन के लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण बना करके मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है, अभिनंदनीय है। लालकुआ में पदमपुर देवलिया के ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। ग्राम प्रधान संगठन के साथ पहुंचे शिष्टमंडल ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी की कार हटाने के विवाद में प्रधान और उनकी पत्नी पर हमला हुआ, जो सीसीटीवी में कैद है। कार्रवाई न होने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी जा रही है। देहरादून में वीकेंड पर दून पुलिस का ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक जारी रहा। एसएसपी के निर्देश में पूरे जनपद में देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वाले 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 38 वाहन सीज किए गए। डालनवाला में समय से अधिक चल रहे क्लब पर भी कार्रवाई की गई। कई संदिग्धों की जांच कर जुर्माना वसूला गया। देहरादून में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने होमस्टे पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर जांच में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर 17 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। इन्हें पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया जारी है। जांच में कई स्थानों पर नियमों के खिलाफ गतिविधियां सामने आई। प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। देखिए, ये हमारी लगातार ऐसी वारदातें प्रकाश में आ रही थी कि जहाँ पे जो नेबरहुड्स हैं, कॉलोनी रेजिडेंट्स हैं, उनको तो असुविधा हो ही रही है। रात भर वहाँ पे अवैध तरीके से लिकर परोसी जा रही है, लिकर का सेवन किया जा रहा है और लाउड डेसिबल्स में म्यूजिक भी प्ले किया जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकन्वीनियंसेस कॉज्ड टू द नेबरहुड्स एंड सिटीजन्स। उत्तराखंड के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। संघ के सदस्य डॉक्टर कपिल शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मामला मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल तक पहुंच गया है। शिकायत में साल 2015 से 2025 तक संघ के खाते में जमा धनराशि का पारदर्शी लेखा जोखा न देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही वन भवन निर्माण के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली का मुद्दा भी उठाया गया है। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने की मांग की है। का संगठन 2011 से चल रहा है। आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों का संगठन है और इसमें वर्ष 2022 में, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर के एस नपच्याल थे, उस समय संघ भवन के निर्माण के लिए प्रत्येक सदस्य से 50,000 रुपये की मांग की गई, जिसको सभी सदस्यों ने लगभग, मेरी जानकारी के अनुसार सब सदस्यों ने दिया था। कुछ लोग पहले मांग की गई कि ये कैश दिया जाए, लेकिन मैंने जो है इसके लिए मना कर दिया और मैंने इसको ऑनलाइन भेजा था। काफ़ी सदस्यों से बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि लगभग इसमें 500 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास इकट्ठा हुआ था। ये डोईवाला के भानियावाला क्षेत्र में एक सांभर हिरण के आबादी वाले इलाके में पहुंचने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हिरण को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। विभाग के अनुसार
प्राथमिक जांच के बाद संभार को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। घटना से लोगों में उत्सुकता के साथ वन विभाग की तत्परता भी देखने को मिली। लालकुआं के टांडा रेंज में हाथियों के हमलों के बाद वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सांप पठानी, चीड़खत्ता, पंतनगर और आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों को खासकर शाम के बाद जंगल न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने मशाल का उपयोग करने और समूह में रहने की अपील की है। लगातार हमलों में 3 लोगों की मौत से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। तो लगातार टांडा रेंज में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और लोगों को शाम के बाद घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। इससे पहले हाथियों के आतंक से वहां पर लोगों के बीच हड़बड़ी शुरू हो गई थी। 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है अब तक, जिसके बाद से लोग डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से हर जगह नाकेबंदी शुरू कर दी गई है और जो मौतों का आंकड़ा है वो ना बढ़े, इसकी पूरी कोशिश जारी है। तो हाथियों का आतंक यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है और एक बार फिर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इस कार्रवाई के लिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द हाथी को पकड़कर कहीं अन्य जंगल पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। वन विभाग की टीम पूरी कोशिश कर रही है हाथी को पकड़ने की, लेकिन लोगों के अंदर दहशत का जो माहौल है वो देखने को साफ नजर आ रहा है वहां पर, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और वन विभाग की तरफ से भी कई इलाकों में नाकेबंदी शुरू कर दी गई है और कई क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वन विभाग की तरफ से साफ तरीके से कहा गया है कि झुंड में अगर निकलना है तो बाहर निकले, अकेले बाहर ना निकले, क्योंकि हाथी कभी भी किसी भी समय हमला कर सकता है। तो लगातार हाथी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।